अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाने के इंतजार में बैठे थे तो क्या अब इंतजार खत्म होने वाला है? अगर आप गिरते बाजार से डरकर अपनी एसआईपी रोक दिया था तो क्या वो एसआईपी फिर से शुरू करने का समय आ गया है? आज हम ऐसे हर सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि ईरान युद्ध खत्म होने के ठोस संकेत मिलने लगे हैं। भरोसा तो नहीं हो रहा वैसे, लेकिन उम्मीद जरूर है कि इस हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो जाएगा और युद्ध हमेशा के लिए शायद रुक जाएगा। पिछले 113 दिनों से चल रहे इस ईरान युद्ध की वजह से दुनिया में जो तबाही मची है वो तो है ही, लेकिन आप में से जिन लोगों ने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा था उनकी नींद हराम हो चुकी है। अगर 28 फरवरी जब से युद्ध शुरू हुआ तब से लेकर 1 जून तक के आंकड़े को देखें तो निफ्टी बैंक दुनिया के सबसे खराब रिटर्न देने वाला इंडेक्स में से एक रहा। हालांकि राहत की बात यह है कि जब से रिजर्व बैंक ने कदम उठाया उस निफ्टी बैंक ने स्मार्ट रिकवरी भी दिखाई है और अब युद्ध विराम की चर्चा के बीच निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने एक ही दिन में बड़ी छलांग लगा दी। अब सवाल उठता है कि अगर वाकई इस वीकेंड डील हो गई तो यहां से निफ्टी बैंक निफ्टी कहां तक चलेंगे? अगर समझौता हो गया तो क्या फिर शेयर बाजार में निवेश शुरू कर देना चाहिए? अगर हां तो कहां, वो भी एक मुश्त या किस्तों में? क्या अब कोई और डर तो नहीं है जो बाजार को सताएगा? आज हम ऐसे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपने अपने फील्ड के माहिर हैं सुनील सुवर्णम साहब, जो कि जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। अमेरिका से जुड़ रहे हैं एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर अनुराग सिंह साहब, जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं। मैं अनुराग सिंह के साथ साथ कहूं तो ट्रंप पे सबसे ज्यादा निगाहें टिकी हैं। एचडब्ल्यू कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब जुड़े हुए हैं और मार्केट एक्सपर्ट अनिल राय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पे मैंने सुनील सर से शुरू करता हूं शो का, लेकिन आज का समय कुछ ऐसा है कि मैं चाहता हूं सीधे अनुराग सिंह साहब से शो की शुरुआत किया जाए। क्योंकि कहा जाता है कि ट्रंप जो कहते हैं वो करते हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। ट्रंप के मिजाज को, मन को पढ़ पाना वाला मुश्किल होता है। लेकिन अब पिछले 24 घंटे से अलग अलग संकेत जो मिल रहे हैं वो इस बात को इशारा करें शायद इस बार तो जरूर ट्रंप की बात मान ली जाएगी और समझौता हो जाएगा ईरान को लेकर के। अनुराग सिंह साहब, आप कितने होपफुल हैं? हाँ, लक्ष्मण जी, अभी तो होपफुल मैं ज़्यादा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड है कि अगर लिबरल मीडिया कुछ पॉजिटिव लिखे ट्रम्प के बारे में तो वो बात तो ज़रूर सच होती है। तो अब जब ब्लूमबर्ग हाँ, ने भी लिख रहे हैं लोग। रिपोर्ट किया है कि स्विट्जरलैंड में संडे को डील हो सकती है साइन, तो तो मतलब ये समझिए लास्ट रिजॉर्ट होता है। लिबरल मीडिया कभी भी पॉजिटिव लिखता नहीं है। अगर वो लिख दे समझो बिल्कुल सच ही होती है बात वो। तो हम्म, तो ये हमेशा सही होगा। और ये स्पेशली मैं इंडिया में जो भी लिसनर है उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके यहाँ कंजम्पशन सारा जो है वो लिबरल मीडिया का ही होता है यूएस का, तो उनको एक यूएस की पिक्चर एक अलग ही दिखती है जो कि नहीं होती है। तो अब ब्लूमबर्ग ने कहा है तो हो ही जाएगी क्योंकि ये लोग फाइनेंशियल टाइम्स, ब्लूमबर्ग, इफ दे राइट इट दैट मींस, और न्यूयॉर्क टाइम्स, दैट मींस दैट बिल्कुल अब होने जा रही है डील, राइट? अदरवाइज यूजुअली दे आर वेरी क्रिटिकल ऑफ दिस प्रेसिडेंट, मोस्टली द रिपब्लिकन प्रेसिडेंट। तो एक तो ये है। लेकिन लक्ष्मण जी, मुझे थोड़ा इसमें हमें वी शुड बी केयर कॉशियस एंड केयरफुल बिकॉज ईरान इस समय मिलिट्री रेजिम के हाथ में है। तो अब एक हम्म, कंट्री जब ये ट्रांजिशन करता है फ्रॉम अ थियोलॉजिकल रेजिम विच हैज सम एटलीस्ट कुछ तो लेजिटिमेसी उनकी, चाहे इलेक्शन ना होते हो, लेकिन एक कुछ लेजिटिमेसी बनी रहती है कि देखिए इलेक्शन के थ्रू बना है या जो भी है, सम काइंड ऑफ कंसेंसस। लेकिन मिलिट्री रेजिम के साथ में कंट्रीज बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उसमें एक ट्रांजिशन पीरियड रहता है। लाइक इट्स फॉर अमेरिका एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट्स वेरी इजी टू डील विद पाकिस्तान। अब उनके लोगों की हालत चाहे खराब हो, लेकिन कंट्री से डील करना बहुत इजी बिकॉज यू नो हु इज इन चार्ज, राइट? और वो हो जाता है। आई हम्म, थिंक हो जाएगा मोस्टली, हम्म, बट देयर माइट बी अ ट्रांजिशन पीरियड, बट आई थिंक इट इज इजियर टू डील विद मिलिट्री लीडर्स जो कि पर्सनल फियर फेवर्स लेकर के कर देते हैं। तो कुल मिला के लेट अस होप कि पॉजिटिव हो जाएगा। एक बार ये डील होती है, बिल्कुल हो। वर्ल्ड इज द सेफेस्ट प्लेस लक्ष्मण जी, फिर वर्ल्ड में कोई फ्लैश पॉइंट नहीं बचेगा। ब्रॉडली इट विल बी वेरी हम्म, सेफ। सो ये मेरा पॉजिटिव नजरिया है। हम्म।
मतलब मैं जो समझ पाया आपने जो कहा कि डील हो जाती है तो ऐसा ना समझे कि डील जिस दिन साइन हुआ उसके बाद अचानक से सारा उजाला हो जाएगा। थोड़े बहुत ट्रांजिशन पीरियड रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है, उसको भी ऑन बोर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। और अभी लेबनान वालों ने कहा भी है कि आप जो भी डील करिए लेबनान को हिस्सा में रखिए, हालांकि हमसे आप पूछ नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर थोड़े से नाराज़गी भरा टोन लेबनान से ज़रूर आया है। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं कि जिस 14 पॉइंट पे डील हो रही है उसमें से लेबनान शायद इसमें शामिल है, और ये हो जाता तो वाकई काफ़ी राहत की बात होगी। सुनील सर, आप भी होपफुल है? आप भी बड़ा पिछले एक दो ढाई महीने से ट्रम्प साहब की बातों को बड़ा फॉलो करते रहे हैं। नहीं देखिए, होप तो हर बार होप लाइज इटरनली इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, वो तो होता ही है। पर मुझे ना अभी भी आई एम नॉट फुल्ली कॉन्फिडेंट कि, क्योंकि ऑयल की जो प्राइस मैंने देखा, मैं उसमें उतना रिएक्शन नहीं देखा मैं ऑनेस्टली। 92 94 3 4 दिन से चल रहा है। अब आज भी देख रहा था तो इट वेंट डाउन अप टू 85 97, ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, और अभी वापस अभी 87 को बढ़ गया है। तो सी, ऑयल की जो प्राइस है इंडिया के लिए वो खास होती है। तो वॉर, नो वॉर, लेबनान चले ना चले, हिजबुल्लाह चले ना चले, इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर आप चाहते हैं कि हम प्री वॉर सिचुएशन में जाए, तो ये 85 88 की ऑयल की प्राइस हमें उस लेवल पे नहीं लेके जाएगी। हमारे इकोनॉमी के फिजिकल ट्रबल्स और जो भी चीज है ये सब हमें झेलना पड़ेगा। तो एक इंडिया स्पेसिफिक मैं मानता हूं कि ये प्री वॉर ऑल्सो, और अनुराग जी मुझसे साथ कहेंगे, प्री वॉर इंडिया वाज नॉट द फेवरेट कंट्री फॉर एफआईएस। वॉर ने उसको थोड़ा और वो ये किया, बट टू गो बैक टू प्री वॉर इज नॉट व्हाट आई वांट। मुझे चाहिए कि गो बैक बिफोर प्री सितंबर 2024। मीन दैट इज द टाइम व्हेन इंडिया वाज अ गोल्डीलॉक्स इन देयर आईज, राइट? तो अब वापस वो पुरानी प्रॉब्लम्स तो वापस आ जाएगी ना हमारे लिए। वो एआई की प्रॉब्लम है कि नहीं, फिर इंडिया की ग्रोथ रेट के ऊपर अल्नीनो है। क्या असर पड़ेगा, तेल का एल नीनो है, और तेल का भी ना प्रोडक्शन के ऊपर बहुत, गैस सप्लाई, ये सप्लाई की चीज में बहुत अटैक हुए हैं, कब नॉर्मलाइज होकर वो आएगा। तो एफआईएस की आंखों से आप अनुराग जी से वापस ये पूछ सकते हैं, क्योंकि आपने बहुत सही सवाल पूछा कि डील पर होपफुल है, क्या वो इंडिया पर अभी अपना रुख बदलने के लिए तैयार है? वो पूछना चाहिए आप उनको, बिकॉज इंडिया अंडरलाइन जो इश्यूज नहीं, एफआईएस के मन में आप है, एक ऑयल रिसेंटली आया वो हट गया है, बस वो हटेगा थोड़ा, बट फिर भी नॉट टू प्री वॉर लेवल्स। तो मैं मानता हूं कि रिटेल विल जंप एट दिस, मार्केट को उठाएगी, मगर एफआईएस अपना रुख उतना आसानी से बदलने वाले नहीं है, ये मेरा व्यू है। तो वापस आप शायद अनुराग जी से पूछ लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपने सवाल जो पूछा था वो अनुराग जी सुन भी रहे थे। अनुराग जी। हाँ, लक्ष्मण जी देखिए, तो समय बदल चुका है। एक शेर याद आता है कि अब ना वो मैं हूं, ना तू है, ना वो माजी है फराज, जैसे दो साए क्या बात। तमन्नाओं के सराबों में मिले। तो वो समय नहीं है। वाह। ऑफ कोर्स इंडिया के लिए हेडविंड्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं इस समय पे, क्योंकि वो स्टोरी इस मोमेंटम का फर्क है और कुछ नहीं है। इकोनॉमी, डोमेस्टिक इकोनॉमी पे काम चल रहा है। मैं इस सेटअप को लाइक करता हूं क्योंकि गवर्नमेंट प्रेशर में है। आप हमेशा मेरा नजरिया जानते हैं कि इंडिया का और किसी भी डेवलपिंग कंट्री का चैलेंज रहता है कि गवर्नमेंट बड़ी कंप्लेसेंट हो जाती है और कंट्रोल ज्यादा एक्सरसाइज करती है। अब आपने प्रेशर में देखा कि गवर्नमेंट ने स्टेप्स ऐसे लिए कि कंट्रोल्स थोड़ा सा लेट गो करना शुरू किया। जितना ज्यादा प्रेशर में रहेगा उतनी लॉन्ग टर्म जनरेशंस बेहतरीन कंडीशन में रहेंगी। इंडियन गवर्नमेंट्स व्हेनेवर इट इज वेरी कंफर्टेबल इट ट्राइज टू कैप्चर मोर कंट्रोल। ये कांस्टेंट चैलेंज है इंडिया का। तो ये कंडीशन अच्छी है, चाहे वो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन दिस इज वेरी हेल्पफुल, बिकॉज अदरवाइज इफ द मोमेंट गवर्नमेंट इज कंफर्टेबल, वो फिर इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में हानि पहुंचाता है। अभी भी देखिए स्टेप्स जो लिया, बहुत छोटा सा स्टेप लिया, डेट को किया कैपिटल गेन से फ्री, लेकिन इक्विटी को रहने दिया, राइट? तो दिस इज नॉट ये राइट, मतलब आई थिंक वी शुड कीप द गवर्नमेंट अंडर प्रेशर लिटिल मोर टाइम, राइट? और वो है अभी इस समय नजरिया एफपीआई एकदम से चेंज नहीं करेंगे, थोड़ा मोमेंटम इंडिया के साथ नहीं है, लेकिन दे वांट टू सी मोर डायरेक्शन, राइट? देखिए अब उनको ट्रिगर ज्यादा चाहिए, राइट? एक बार अब हवा का रुख बदलता है ना, तो उसको वापस मोड़ने के लिए फिर थोड़ा सा ट्रिगर ज्यादा चाहिए होता है, एंड आई थिंक वो गवर्नमेंट के तरफ से अभी अवेटेड है। चर्चा करेंगे बाद में जैसा बिल्कुल। और होगा। हाँ,
नहीं नहीं, बिल्कुल इस पे मैं पंकज जैन साहब से भी राय लूंगा कि अगर युद्ध रुक जाता है, वाकई समझौते का ऐलान हो जाता है दोनों पक्षों की तरफ से, तो चूंकि एफआई की बात शुरू हो गई है, तो क्या एफआईज वापस आना शुरू हो जाएंगे क्या, या फिर उनको और भी कोई दिक्कत अभी दिख रही है? एक सवाल पूछूंगा, लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं अनुराग जी, कि आमतौर पे जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है अमेरिका में, तो क्रूड प्राइसेस उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है चार्ट में, वहां के शेयर मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं पहले से। क्या ऐसा कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या? नहीं, अभी अभी नहीं हो रहा है। देखिए, अभी तो बस एक कैप बना हुआ है 90 पर, लेकिन अभी दो चीजें हैं इसमें। एक तो हर कंट्री ने, इंक्लूडिंग चाइना एंड जापान, उन्होंने अपने रिजर्व्स डिप्लीट कर दिए हैं। जो अमेरिका के रिजर्व्स भी ऑलमोस्ट 20% रह गए हैं, जो जो फिक्स्ड स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होते हैं ऑयल के। तो हर कंट्री को वो वापस भरने हैं। उस प्रोसेस में कम से कम 3 से 6 महीने लगेंगे। तो तो एस्टिमेट इज के इवन इफ दिस इज सॉल्व्ड, 3-4 महीने या 6 महीने तक ऑयल प्राइसेस वो 60-70 के नीचे आना मुश्किल है। बट अगर 80s में रहें और 70 to 80 में रहें तो बड़ी बात है, विच इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि आरबीआई ने भी हमारे आरबीआई ने भी 80s के का टारगेट दे के चला है पूरे फाइनेंशियल ईयर का, तो शायद इतना भी रहे तो बाकी चीजें एडजस्ट यहाँ पे होंगी। पंकज जैन साहब, हाँ, पंकज जैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर डील हो जाती है, ऐलान हो जाता है, हम लोग सब लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे और हो जाता है, तो क्या एफआईज आना शुरू करेंगे क्या? मैं बाकी लोगों के आने पे बातचीत करूंगा आगे चलकर, चूंकि एफआईज पे चर्चा सुनील जी ने, अनुराग जी ने छेड़ दी है, तो उसी पे हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। नमस्कार लक्ष्मण जी। देखो, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। और जैसे एक कहावत है कि एक लिप में और कप में अभी भी डिस्टेंस बरकरार रहेगा, एंड व्हाट मे हैपन इन नेक्स्ट 42, 48 और 72 आवर्स इट्स स्टिल अननोन। और ऑन अ लाइटर साइड, काफी सोशल मीडिया पे ये मीम और काफी कार्यक्रम में आ रहा है कि 38वीं बार हुआ है, 38 बार हुआ है कि ट्रंप साहब ने अनाउंसमेंट की है कि डील इज ऑलमोस्ट डन एंड इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स और 1 or 2 days वुड बी साइनिंग द डील। सो वेदर इट एक्चुअली हैपन्स और नॉट, ठीक है, ये जरूर है इस बार मोमेंटम ऑफ हैपनिंग लुक्स प्रिटी स्ट्रांग। G7 की देशों की मीटिंग है कि फ्रांस में सोमवार ऑनवर्ड्स, ऐसे अटकलें आ रही हैं कि उनकी साइडलाइंस पे एक MOU टाइप साइन हो सकता है। एंड बाकी भी जो एक हम पैरामीटर्स देख रहे हैं, जैसे कि क्रूड के भी अगर हम पैरामीटर देखें, अगर पिछले 10 दिन के देखें, क्रूड जब जब नेगेटिव न्यूज भी आ रही थी, इंस्पाइट जो भी छोटे छोटे मिसाइल अटैक भी हुए थे, तो क्रूड वॉज नॉट राइजिंग मच एंड इट हैज बीन कूलिंग ऑफ स्टडली। $90 के नीचे जाने की बार बार एक चेष्टा कर रहा है। सो आई थिंक इंडिकेशंस आर राइट दैट डील इज राउंड द कॉर्नर, बट क्योंकि वो पिछले जो हमारे एक्सपीरियंसेस काफी बहुत इंकरेजिंग नहीं रहे हैं, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। सो दैट इज वन थिंग। उसके अलावा अगर हम देखें कि अगर ये डील हो जाती है, दैट बी अ बिग हर्डल गॉन। अगर हम देखें कि अगर हमारे को 5 मंजिल चढ़नी है, तो आई थिंक उनमें से डेफिनेटली अगर ये वॉर थम जाती है और क्रूड कूल डाउन हो जाता है, तो 5 में से 2 मंजिल इंडियन मार्केट्स चढ़ जाएंगी। एफआईज का भी अगर हम रवैया देखें, अगर पिछले कुछ एक दिन से, कुछ 4-5 दिन से देखें, तो थोड़ी सी एक क्वांटम ऑफ सेलिंग, एक जिस क्वांटम में वो बेच रहे थे आज से 10 दिन पहले या आज से 1 हफ्ते पहले, वो क्वांटम में थोड़ी सा थमाव आया है। सो दैट दोज आर इनकरेजिंग सिग्नल्स। जिस तरह के आरबीआई ने कदम उठाए, FCNR डिपॉजिट्स की जिस तरह से एग्रेसिव आरबीआई ने कदम उठाए हैं, उससे लग रहा है कि करीब 30 से 50 बिलियन डॉलर अगले 18 महीने में ऑन अ 3 to 5 year बेसिस आ सकता है। सो दैट इज अ वेरी गुड स्टेप टुवर्ड्स स्टेबलाइजेशन ऑफ करेंसी। बॉन्ड पे भी जो कदम उठाए, सो आई थिंक गवर्नमेंट डेफिनेटली एक प्रोएक्टिव मोड में आ गई है। और जैसा कि अभी हमारे कलीग भी कह रहे थे, डेफिनेटली आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट या कुछ ना कुछ, आई थिंक एक इंडियन कल्चर ऐसे हो गया, जब तक यू आर नॉट पुश्ड इनटू द कॉर्नर यू डोंट गिव योर बेस्ट। और शायद आज से 1.5-2 साल पहले अगर आपको ध्यान हो, एक मार्केट्स में भी एक जनरल एक कॉम्प्लेंसेंसी आ गई थी कि जैसे हमारे को एफआईज के मनी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। क्रूड जब $70 के आसपास चल रहा था, ऐसा आभास ही नहीं था कि बहुत जल्दी ये 100 या 110 भी हो सकता है। एंड ऐसा लग रहा था कि इकोनॉमी एक ऑटो मोड पे चल रही है टुवर्ड्स एग्रेशन। सो आई थिंक दीज आर लेसन्स लर्नड वेल, एंड आई थिंक अब गवर्नमेंट भी अच्छी तरह मूव कर रही है। थोड़ी एफआईज की सेलिंग में भी थमाव आया, और एक जो एआई एक जो
बैलून एआई फैक्टर जो चल रहा था पिछले 6-8 महीने से, उसमें भी अगर हम देखें थोड़ी सी करेक्शन आई है इंटरनेशनल मार्केट्स में, मे बी सम काइंड ऑफ शिफ्टिंग ऑफ मनी वी कुड होप कुड हैपन। और हमें नहीं भूलना चाहिए आज एक बहुत बड़ा इवेंट है यूएस मार्केट्स में, स्पेसएक्स के आईपीओ की लिस्टिंग है, दैट्स अ वेरी बिग टाइम लिस्टिंग, सबसे बड़ा ग्लोब का बड़ा आईपीओ आज लिस्ट होने वाला है, सो दैट कुड बी अनदर बिग इवेंट। सो आई थिंक थिंग्स आर लुकिंग एनकरेजिंग, मोमेंटम पॉजिटिव है, जिस तरह का आज के मोमेंटम से इंडियन मार्केट बंद हुई है, सीम्स टू बी गुड। बैंकिंग स्टॉक्स आर अगेन बैक इनटू एक्शन बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो इंडेक्स के अंदर। सो आई थिंक इंडिकेशंस अच्छे हैं, पॉजिटिव है, एंड लेट्स टेक स्टेप बाय स्टेप, लेट्स लैच वन स्टोरी बाय वन। और अगर ये एक्चुअल में एमओयू साइन हो जाता है, आई थिंक इट बी अ बिग पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट्स। अगर एक्चुअल में साइन हो जाता तो बहुत पॉजिटिव होगा। अनिल राय जी, कितना पॉजिटिव होगा? चूंकि वीकेंड में डील होने की बातचीत की जा रही है, तो अगर वीकेंड में डील होता तो शॉर्ट टर्म में आपसे पूछूं तो मंडे को हम लोग बहुत बड़ी रैली की शुरुआत कर सकते हैं क्या? और साथ में एक सवाल, चूंकि एफआईज की बात हो रही थी, जब एफआईज जा रहे थे तो 2 सवाल उठ रहे थे बार बार, जो अनुराग जी हमारे शो में कई बार बोले थे कि इंडिया के शेयर मार्केट के वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। उन्होंने तो कहा था यहाँ से 50% कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कई मामलों में हो भी गया। और दूसरा ये कहा जा रहा था कि रुपी डॉलर का मामला है, वो भी एफआईज को निकालने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वो दोनों फैक्टर हट गए हैं क्या? देखिए, अगर ये डील, जैसा पहला प्रश्न का उत्तर दूंगा कि अगर ये डील संडे को हो जाती है तो डेफिनेटली हमारे बाजार मंडे को एक बड़े गैप अप के साथ खुलेंगे। और जो हमारा टेक्निकल एक हम हर्डल मानते हैं, टेक्निकल रेजिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, वो लगभग 24,000 का जो एरिया है, अगर वो टूट के ऊपर क्लोज देता है तो फिर वहां से कहीं ना कहीं बुल्स को एक बढ़िया मोमेंटम मिलेगा मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, उनको एक उनमें जोश आ जाएगा। अब रही बात कि क्या ये डील हो जाने से तुरंत एफआईज बैक आ जाएंगे या जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, मुझे अभी लक्ष्मण जी ऐसा नहीं लगता है। उसके कारण क्या है, हमारी इकोनॉमी पे ना एक के बाद एक पता नहीं क्यों कुछ ना कुछ एक संकट सा दिखाई देता रह जा रहा है, स्पेशली स्टॉक मार्केट के ऊपर। पहले हमने सर्वाइव किया ट्रम्प टैरिफ को, उसके बाद में आपने देखा कि ये वॉर शुरू हो गया ईरान वाला, फिर वो अपने एआई की वजह से आईटी सेक्टर को मार खा गया। अब इस समय एक नया विलन पैदा हो रहा है जिसको लोग सुपर विलन का नाम देना चाहेंगे, और वो है एल नीनो। ये एल नीनो जो है आने वाले समय में ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि लगभग 90% इम्पैक्ट इसका पड़ने वाला है हमारे रेनफॉल पे। और जो इंटरनेशनल में एक रिपोर्ट दिख रहा था, जो इंटरनेशनल विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि 67% चांसेस हैं कि इस बार का जो एल नीनो होगा वो सुपर एल नीनो होगा, यानी कि उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राई या फिर बहुत कम मानसून या बहुत डिस्टर्ब मानसून होने की संभावना है हमारे देश में। जनरली ड्राई हो जाता है ऐसे सिनेरियो में, बहुत ज़्यादा जो सुपर एल नीनो होता है। और मार्केट कह रहे हैं एक्सपर्ट ये कि इस साल तो गर्मी रहेगी, इसके अगले साल इससे भी ज़्यादा दिक्कत रहेगी। तो ये 2 सालों को अफेक्ट करता है, और वो चीज़ पूरे के पूरे इंडिया के कंजम्पशन को अफेक्ट करेगी, रूरल प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगी, इवन इन्फ्लेशन को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी वो। तो हो सकता है कि ये भी एक फैक्टर हो जिसको कि एफआईआईज देख करके धीरे धीरे जो है, क्योंकि दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड और वो हाई वैल्यूएशन को कंसर्न करते हुए और फ्यूचर अर्निंग को देखते हुए उस चीज़ को अभी से भांप रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो बिहेव कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये कम होते ही तुरंत हाँ एक रिलीफ मिलेगी। अगर क्रूड 80 के नीचे आ जाता है, जैसा कि बात हो रही थी 80 और 70 के बीच में रहता है, तो हमें काफ़ी बड़ी रिलीफ मिलेगी इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू पे। लेकिन ये एल नीनो एक बड़ा फैक्टर उभर के सामने आता जा रहा है, जिसके बारे में भी चर्चा बहुत कम हो रही है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। चर्चा हम लोग करेंगे, चूंकि आपने जब कह रहे थे ना कि अनिल जी की एक के बाद एक पता नहीं शेयर बाजार को क्या नज़र लग गई है, एक के बाद एक संकट आता ही जा रहा है। पहले ट्रम्प टैरिफ से शुरू हुआ और फिर ईरान वॉर शुरू हो गया, ये खत्म होने वाला है, एल नीनो शुरू हो गया। मुझे लगा जब एल नीनो जाने लगे ना तो हम लोग नींबू मिर्ची जो टांगते हैं ना वो कुछ टांगना पड़ेगा। क्यों सुनील जी, आप लोग क्या नींबू मिर्ची समझते हैं कि नहीं समझते हैं? सुनील जी नहीं समझते? बिल्कुल समझते हैं। हम इसको आंख लग गई कहते हैं, आंख लग गई, और इसके लिए हम वो एक पाउडर होता है जिसको डालकर अच्छा, नहीं हम लोग के यहाँ सैटरडे यूजुअली आता है कोई ना कोई वो ढेर सारा नींबू मिर्ची लेके वो सबके घरों के सामने टांगता है। ये पंकज जैन साहब जानते होंगे, दिल्ली में बहुत ज्यादा ये चलन है। अच्छा, हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ तो ये जो है लक्ष्मण जी, मैं क्या 4-5 लेकिन लक्ष्मण जी, ये आंख लग गई और नजर लग गई ना, ये तो पूरे इंडिया में ही प्रचलित है। मैं भी सरप्राइज था। मैं कोई डिस्कशन देख रहा था तो एक
एक फ्रॉम साउथ ऑफ इंडिया से आई हर्ड दिस टर्म आंख लग गई, राइट, जिसको नजर लग गई बोलते हैं नॉर्थ में। करेक्ट। आई थिंक दिस इज प्रेवलेंट, बट इसमें जो अनिल जी की बात है वो ठीक है, लेकिन आई थिंक ये हमेशा से ही कुछ ना कुछ लगा रहता है। देखिए, अंटिल यू रियली बिकम अ वेरी इवॉल्व्ड कंट्री, ये सब पहले भी चलता है। ये सिर्फ जो 2020 से 2024 के बीच में इन्वेस्टमेंट्स जिन्होंने शुरू किया है, उनको लगा है कि ये एक तरफा वर्ल्ड ऐसे ही चलता है, और उसमें भी अब आप समझ सकते हैं उसको कि प्रॉब्लम्स उस समय भी थी, एफडीआई स्लो होना शुरू हो गया था, लेकिन वो मास्क हो गई विद द यूफोरिया ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के मार्केट में। अब कोई मार्केट्स को रोक नहीं सकेगा। रैली रैली होती है। हाँ, हाँ, राइट। तो आई थिंक ये रियलिटी चेक्स सबके लिए जरूरी होते हैं। ये सब समस्याएं आती जाती रहती हैं, किस कंट्री में नहीं होती हैं, हर देश में होती हैं। और जब आप डेवलपमेंट की राह पे बढ़ रहे हैं तो फिर तो ये सब जायज है, राइट। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि आर एक बार आप पॉलिटिशियंस को पावर दे दीजिए, उनसे निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी कंट्री में। एंड वी हैव मैं इसको दूसरे तरीके से मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा था अनुराग जी, कि हम लोग क्रिकेट में कहते हैं ना, हम लोग चेज ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, तो ऐसे जो समस्या आती है तो उस दौरान हम लोग अच्छी बैटिंग कर रहे होते हैं, तो कुछ वैसा ही हो रहा होता है कि अच्छे से अब समस्या सामने आ गई। वैसे मैं एक दो बार आपको बताया भी था कि सरकारी महकमे में एक बहुत कॉमन सा डायलॉग होता है कि हम लोग बहुत दूर की नहीं सोचते हैं, जब नदी आएगा तो हम लोग पुल बना लेंगे, इस परसेप्शन में रहते हैं ये लोग। तो शायद वैसा ही होता है। एफआई जा रहे थे तो भाई डेट में हमने टैक्स फ्री कर दिया, फिर और नहीं रुकेगा तो फिर इक्विटी में सोचेंगे, कुछ ऐसा थिंकिंग चल रही होगी। लेकिन एल नीनो की जो बात कही अनिल जी ना, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात था यहाँ पे। ये दरअसल इसको हम लोग अभी ट्रम्प टेंट्रम के चक्कर में भूल चुके हैं, लेकिन ये जो है बहुत ही गहरा असर डालने वाला है। सुनील जी, इसका आकलन आप लोगों ने अभी से करना शुरू किया है कि नहीं? नहीं देख रहे हैं, बट आई थिंक 1 महीना का टाइम देना चाहिए। जून 10 इस पीरियड में मानसून की शुरुआत होती है। बाय जुलाई 10 to 15 मानसून की हालात ठीक होती है। और खाली एक बात है कि ये जो नंबर्स दे रहे हैं ना, ये एवरेज रेनफॉल का, मुझे उससे उतना ज्यादा लेना देना नहीं है। मुझे डिस्पर्शन ऑफ मानसून से ज्यादा है। समझिए कि मुंबई शहर में बारिश ही नहीं आती है, दिल्ली में नहीं आती है, चलता है, मगर जहां पे गेहूं और चावल उधर की जो सीडिंग होती है ना, उधर थोड़ा भी बारिश आ जाए तो ठीक होता है। तो मुझे डिस्पर्शन को स्टडी करना है, उसको तो 1 महीना देना चाहिए कि कैसी जा रही है। तो वो बात एक इंपॉर्टेंट चीज है फॉर डूइंग द इफेक्ट ऑफ द मानसून। वो बात। सेकेंड चीज है जो अनिल जी कह रहे थे कि रूरल डिमांड, एक ग्रीन शूट्स दिख रही कि रूरल डिमांड रिवाइव हो रहा है, ये हो रहा है। मगर अगर ये हो गया तो उधर एक ड्राउट का सिचुएशन आ गया तो रूरल डिमांड में इफेक्ट आएगा, तो जनरली वो कंजम्पशन के लिए नेगेटिव होता है। तो वो बात मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। इन्फ्लेशन का डर, मैं मानता हूं कि फूड इन्फ्लेशन की बात गवर्नमेंट मैनेज कर सकती है थ्रू समवॉट सिचुएशन। ये ऑयल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ही गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर पाई, बट दैट्स अ डिफरेंट इशू। तो मेरा कंसर्न इज ऑन द डिमांड साइड ऑफ इट, एंड उसके कारण जो जीडीपी पे इम्पैक्ट आ सकता है, ये सब मोर वरिंग है। बट लाइक आई सेड, मैं 1 महीने का टाइम उस मॉनसून को स्टडी करने के लिए ले लूंगा, उसके पहले रिएक्ट नहीं करूंगा। 1 महीने का टाइम यहाँ पे लेंगे। पंकज जैन साहब, आपके लिए अभी ये थ्रेट दिख रहा है या फिर अभी इन्वेस्टर्स अभी इस पे रिएक्ट नहीं करेंगे? लक्ष्मण जी, अगर हम इसको जैसे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 की तरह देखें, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है जो हमारी बातें होती हैं फंड मैनेजर से या इवन सम ऑफ द एफआईज, अभी एल नीनो का चिंता इतनी बड़ी चिंता नहीं है। आई थिंक स्टिल अ वेट एंड वॉच काइंड ऑफ गेम है, जब तक एक्चुअली और 15-20 दिन में डाटा पूरा ना आ जाए। डेफिनेटली जिस तरह का अभी तक का डाटा है, मैं देख रहा था जो कल तक का भी डाटा है, जो अभी जो हमारी नॉर्मल मानसून होते हैं उससे करीब 26% डेफिसिट डाटा है। और जो प्रोजेक्शंस है एल नीनो में कि जो पहले 92% आ रही थी एवरेज लॉन्गर टर्म डाटा की, उसको 90% कर दी गई है। बट क्या स्टॉक मार्केट अभी एल नीनो को लेके पैनिक मोड में आ गई है? मेरे को लगता है अभी भी एक चिंता बहुत ज्यादा क्रीप इन हुई है। अभी भी शायद जो वॉर हैगी, जो गल्फ में वॉर है,
उसकी ज़्यादा चिंता है कि कब ख़त्म होगी। जो ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है इंडिया यूएस में अगले कुछ एक हफ्ते में, जो एक्सपेक्टेशन है उसकी ज़्यादा एक ऑप्टिमिज्म या चिंता है। तो एल नीनो को लेके आई थिंक वेट एंड वॉच पॉलिसी ज़रूर है, हर की नज़र में है। इट्स अ बिग फैक्टर जो हमारी कंट्री में है। डेफिनेटली अभी हम एग्रेसिवली डेवलपिंग कंट्री है, बट स्टिल मानसून इज अ बिग फैक्टर फॉर इरिगेशन। बट काफ़ी इरिगेशन फैक्टर्स या काफ़ी सारे इरिगेशन फैसिलिटीज कंट्री में डेवलप भी हो गए हैं। सो मैं अभी भी और मे बी अनदर 2 weeks एज अ ब्रोकर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ पर्सन गाइडिंग आर क्लाइंट्स, आई थिंक एल नीनो में वेट एंड वॉच रहेगी। सो एक चिंता है, एक प्रश्न चिन्ह हैगी, बट क्या अभी भी वो चिंता एक पैनिक मोड में आ गई है? मेरे को लगता है भी नहीं है। तो पीपल आर स्टिल वेटिंग। और हमें नहीं भूलना चाहिए जैसे कि अगर थोड़ी सी भी मानसून एग्रेसिव हो जाती है आने वाले दिनों में, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस आई थिंक अब हमारी कंट्री रेजिलिएंट हो गई है। जो आज से 20-30 साल पहले जो मानसून कम होने का इफेक्ट होता था, उतना ज्यादा इफेक्ट अब नहीं है। सो लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, बट एज ऑफ टुडे मेरे को लगता नहीं है। तो मैं कार्यक्रम के शुरू से पहले एक और चीज देख रहा था कि एल नीनो का मतलब क्या होता है। मतलब एल नीनो करते हैं, एंड सरप्राइजिंगली जो एआई ने थ्रो किया कि देयर इज नथिंग लाइक एल नीनो का कोई मतलब नहीं है, इट्स जस्ट अ स्पेनिश टर्म। सो इवन दैट वाज अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज फॉर मी। सो अभी मेरे को लगता है कि इतनी चिंता नहीं है मार्केट्स में। ठीक है, एक प्रश्न चिन्ह है, एंड स्टिल होप है कि शायद थोड़े से मानसून यहाँ से और एग्रेसिव आने वाले वक्त में हो सकती है। हालांकि अनिल जी एल नीनो पे बड़ा रिसर्च किए हुए हैं, अनिल जी बताएंगे, जरा बताइए क्या है मामला। देखिए एल नीनो क्या है, एल नीनो कॉन्सेप्ट क्या है। जब हमारे यहाँ जो ट्रेड विंड चलती है ना, आप लोगों के लिए बता दूं, जो साउथ अमेरिकन एरिया है, अनुराग जी जानते हैं, साउथ अमेरिकन जो कोस्टल एरिया है वो जनरली गर्म रहता है, और वहां से जो गर्म जल धाराएं हैं, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा ताकि लोगों को समझ में आ जाए, वहां से जो गर्म जल धाराएं हैं वो ईस्टर्न ट्रेड विंड के साथ बह करके वो जो गर्म पानी है वो आता है आपके ये इंडोनेशिया की तरफ में, इस एरिया में, और यहां आकर के वो पानी, वो जो गर्म पानी है वो यहां आकर के गर्म ज्यादा रहता है। तो जहां गर्म रहेगा वहां पे फिर वो भाप बन के पानी उड़ता है। ये हम लोगों ने 6-7 से मेरे ख्याल से वो साइकिल पढ़ी थी वाटर। तो यहाँ चूंकि ये सब इक्वेटर के एरिया है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है वो इक्वेटर से 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ इस एरिया को अफेक्ट करता है। चूंकि इक्वेटर सबसे गर्म जगह है, तो वो जो गर्म पानी जो वो हवा के साथ इधर आता है वो यहाँ पर भाप बन के उड़ता है। और हम जानते हैं कि जब कोई भी चीज जब भाप ऊपर जाती है तो ठंडी होती है, तो वहां बारिश होती है। तो ये नॉर्मल फिनोमेना होता है, इसमें हमें बरसात बढ़िया मिलती है। अब एल नीनो क्या कॉन्सेप्ट है कि जब कभी रोटेशनल, क्योंकि ये अर्थ की रोटेशन से इसका सीधा सीधा लिंक है, और जब ये हर 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद कभी कभार होता है कि जो वो ईस्टर्न ट्रेड विंड्स हैं, ये बड़ी फेमस ट्रेड विंड्स हैं, बहुत पुराने समय से नाविक इसको यूज करते आते थे अपने सेल बोट वगैरह के लिए। जब ये ट्रेड विंड स्लो हो जाती हैं किसी कारणवश, तो वो जो गर्म जल धाराएं हैं वो रह जाती हैं पूरे के पूरी जो है साउदर्न अमेरिका के पास, ब्राजील के पास जो है वो एरिया जो है वहां पे रह जाती है, और वो वहां पे भाप बन के पानी ज्यादा उड़ता है और बारिश वहीं ज्यादा होती है। हमारा एरिया कंपैरेटिवली ठंडा रहता है और यहां पर बारिश एकदम ड्राई हो जाती है। अब ये है, ऐसा नहीं है कि ये केवल नेगेटिव ही है, और इसकी संभावना इस बार जो है लक्ष्मण जी 90% बताई जा रही है। अब रिलीफ कहां है? रिलीफ एक ये है कि जब ऐसा होता है तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है इंडियन ओशन डायपोल, IOD, अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जब ये सिनेरियो होता है तो हमारे यहां दूसरी तरफ, यानी देखिए हम सी दोनों तरफ से हमारा जुड़ा हुआ है, इधर तो वो ब्राजील की तरफ से आया, अब दूसरी तरफ हमारे दूसरे साइड में है, अरब सागर में की तरफ जाएं तो वहां पे हमें अफ्रीका मिलता है। तो यहां पर एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमारा एरिया तो हो गया ठंडा, और उसके बाद वहां जो है ब्राजील वाला एरिया ज्यादा गर्म, अरे ये अफ्रीका वाला एरिया गर्म हो जाता है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, वहां से फिर वो गर्म हवाएं उठती हैं, भाप को लेकर इंडिया पे आती हैं, बरसाती हैं। तो ये एक संभावना अभी भी व्यक्त की जा रही है कि IOD या इंडियन ओशन डायपोल की वजह से जो एकदम खत्म हो जाने वाली संभावना थी कि बारिश एकदम नहीं होगी, वो एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव फैक्टर है जहां से कि आएगा। क्या कहें, इंडियन ओशन डायपोल, हाँ, ये जो है IOD, इसका ये बने
माहौल बने, इसका मुहूर्त बने, ताकि ये अल नीनो जो है वो खत्म हो। उसके इफेक्ट को थोड़ा काउंटर करता है ये, और वहां से रिलीफ मिलती है। कम से कम इस साल के लिए पंकज जैन साहब को अल नीनो का एक्सपीरियंस ना करना पड़े। वो जानते भी नहीं, बहुत चीजों को तो छोड़ दिया जाता, पंकज जैन साहब के हिसाब से चलना चाहिए। तो एक चीज और, चूंकि हम लोग अल नीनो में आ गए, इंटरेस्टिंग सा आपने जानकारी दी, यहाँ पे काफी लोग जानना चाहेंगे, लेकिन हम लोग बात करते करते थोड़ा सा निगेटिव ज्यादा हो गया, लेकिन बाजार अभी निगेटिव इतना सुन चुका, सुनने के मूड में है नहीं। तो हम लोग अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी कर लेते हैं, लोगों को कम डराते हैं। अनुराग जी के लिए विशेष तौर पर बता रहा हूं मैं, ये जो मामला है कि अगर बाजार यहां से चलता है तो एक निवेशक होने के नाते आप लोग क्या सजेस्ट करेंगे कि पैसा अभी डालना चाहिए या फिर रुकना चाहिए, डालना चाहिए? तो कहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी अभी बनी है? क्योंकि पिछले 1 जून से देखें तो 1 जून या फिर पिछले 4-5 दिन से देखें तो निफ्टी बैंक ने जो तेजी दिखाई है, और उस प्राइवेट सेक्टर बैंक ने भी यहाँ पे तेजी दिखाई है, कई सेक्टर उठना शुरू हो गए हैं। तो अभी कहाँ अपॉर्चुनिटी सबसे ज्यादा दिख रही है अगर बाजार उठना शुरू करता है? तो शुरुआत करना चाहूंगा सुनील सुवर्ण साहब आपसे। देखिए, मेरा मानना है कि डोमेस्टिक फोकस ही बेहतर रहेगा, जो भी चीज आप करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे इन्होंने बताया कि एल नीनो का इफेक्ट तो है ही, मगर इंडियन इकोनॉमी के लिए देखें तो ये एक टफ टाइम है। जैसे अनुराग जी ने बहुत सही बताया, टफ टाइम में ही हम बेल्ट को टाइटन करके आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल में रिफॉर्म्स की वक्त है, क्योंकि गवर्नमेंट को अगर इस साल फिस्कल डेफिसिट पे चैलेंजेस है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू रिफॉर्म। जैसे कोविड के टाइम में भी देखिए उन्होंने रिफॉर्म्स किया था। तो मेरी उम्मीद है कि ये रिफॉर्म्स आगे आएगी, और प्राइवेट कैपेक्स और ये जो ट्रेड डील्स के कारण हमारी जो शायद पीएलआई स्कीम के जरिए या एफडीआई ड्रिवन कैपेक्स, ये दोनों आकर इंडिया को आगे ले जाने की मुझे क्लियर, क्योंकि यूरोप का डील तो साइन हो गया। तो अगर ये वॉर खत्म होती है तो मेरी पॉजिटिव आउटलुक रहेगी कि डोमेस्टिकल कैपिटल साइकिल जो खाली गवर्नमेंट के हाथ से चल रही थी वो चेंज होगी। तो मेरे ख्याल में वो अगर आप माने रखें, मद्देनजर रखते हुए, फिर आपको एंटायर सीमेंट, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल्स, ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स और पीएसयू बैंक्स भी इधर शामिल होते हैं, क्योंकि फाइनेंसिंग तो गवर्नमेंट बहुत सारी कोशिश करेगी मेरे ख्याल में टू गिव अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ थ्रू प्राइवेट सेक्टर, और उसी के ऊपर हमें भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये एल नीनो आके शॉर्ट टर्म में कंजम्पशन अफेक्ट करेगा, ये सब नियर टर्म इम्पैक्ट्स है। लॉन्गर टर्म सस्टेनेबल स्टोरी इंडिया का है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन शुरू होने के लिए बहुत बहुत अभी प्रेशर है एंड सक्सेस आना चाहिए, तो उसके ऊपर मैं बेट लगूंगा। तो दैट इज द बेस्ट वे टू लुक एट इट, एंड दैट इज व्हाट विल डिलीवर अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। बिल्कुल, दरअसल आप जो लिस्ट ले रहे थे सेक्टर का, तो मैं इंतजार कर रहा, लेकिन आपने बोला नहीं, ये अच्छी बात नहीं है सुनील जी। आपके मुंह से तो कम से सुनना चाह रहा था मैं कि कम से कम आईटी सेक्टर का नाम लेंगे, लेकिन आप एकदम स्किप कर गए। मैं आपसे बाद में इस पर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन पहले एक बार मैं बाकी मेहमानों से पूछ लूं कि उनका बेट कहाँ पे रहेगा। अनुराग जी। नहीं, मैं तो आईटी सेक्टर को सपोर्ट करता हूँ। देखिए जो आगे AI आपके का सपोर्ट headwinds है, आपने छोड़ा या अनुराग जी ने पकड़ लिया उसको? हाँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और वही वही देखिए, इसमें देखिए अप्रोच का फ़र्क है। एक एक अप्रोच होती है कि बस हम जहाँ मोमेंटम है, 52 वीक हाई है, वहीं पे चलेंगे। एक अप्रोच, मेरी अप्रोच होती है कि एक पूरा पोर्टफोलियो नहीं, लेकिन एक सेक्शन ऑफ पोर्टफोलियो शुड बी वेयर द वैल्यू इज़ लोएस्ट, एंड देन यू वेट फॉर 3 इयर्स। तो वो आपको ऑलमोस्ट 50-70% रिटर्न ज़्यादा दे देता है। आईटी कंपनीज, अब देखिए हमने वो टाटा सन्स के चेयरमैन साहब का लेटर भी पढ़ा। उन्होंने खुद इंडिकेट किया कि पीपल माइट बी रिप्लेस्ड बाय एआई एजेंट्स, राइट? बट इसका मतलब ये नहीं कि कंपनीज का काम रुक जाएगा। कंपनीज के काम में हेडविंड्स हैं जरूर, लेकिन उस हिसाब से जो वैल्यूएशन आ गया है वो काफी रीजनेबल आ गया है। हर चीज एक प्राइस पर अच्छी है, और हर चीज एक एक बेहतरीन से बेहतरीन चीज भी एक प्राइस के बियॉन्ड बेकार है लेना। तो इस लिहाज से आईटी में, लार्ज कैप आईटी में जरूर वैल्यू है इंडिया में। और आप बिल्कुल बॉटम तो नहीं पकड़ेंगे, जब भी पकड़ेंगे अज्यूम करना होगा कि 20% गिर सकता है यहाँ से। तो बट आई सपोर्ट दिस व्यू। आई ऑल्सो सपोर्ट लार्ज कैप बैंक्स, थ्रू आउट सपोर्ट करता रहा हूँ। दे हैव नॉट परफॉर्म्ड वेरी वेल, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बट यही समय होता है जब आप उनको एक्यूमुलेट करें। इसका एक डाउन साइड भी लेकिन देता हूँ, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि आईटी सेक्टर से बचना है बिकॉज जॉब लॉसेज आ रहे हैं। ये तो बहुत नेगेटिव है इंडियन इकोनॉमी के लिए ओवरऑल। अगर इफ यू थिंक कि इतने जॉब लॉसेस आएंगे कि ये कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाएंगी,
then that's a very bad news for the economy. फिर आपका और कोई भी सेक्टर नहीं चलने वाला है. तो don't be so pessimistic. अगर ऐसा पेसिमिज्म लेके चल रहे हैं तो फिर तो पूरी कहीं इकोनॉमी भी में नहीं बहुत जाना. भारी संकट आएगा. करेक्ट लक्ष्मण जी? हाँ, हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर मान ले आप कह रहे हैं कि आईटी सेक्टर नहीं चलेगा, आईटी सेक्टर बर्बाद हो जाएगा, तब तो फिर सब सिर्फ आईटी सेक्टर थोड़ा डूबेगा. वो तो बड़ा सा जहाज है, वो तो बहुत सारी चीजों को लेकर डूब जाएगा. वो तो ऐसा होना नहीं चाहिए. इतना निराशावादी सोच आपको रखनी नहीं चाहिए. लेकिन एक चीज और आपसे पूछूं, फिर मैं जाऊंगा पंकज जैन साहब और अनिल जी के पास. आईटी सेक्टर को लेके आप जो ऑप्टिमिज्म दिखा रहे हैं अनुराग जी, वो सिर्फ आप इसलिए दिखा रहे हैं कि वैल्यूएशन ठीक हो गया है, या फिर फंडामेंटली आपको वहां पे मजबूती दिख रही है? फंडामेंटली से मेरा मतलब ये कि एआई इंपैक्ट को जितना होना था उतना हो चुका है, अब आईटी कंपनियां अपने आप को इस हिसाब से ढाल ली है. तो ये लक्ष्मण जी, ये हर बार ही ये पशुपेश चलता रहता है. मार्केट जब पेसिमिज्म प्राइस इन करता है तो वो ओवर करेक्ट करता है, और जब ऑप्टिमिज्म प्राइस इन करता है तब भी वो ओवर स्पेकुलेशन कर डालता है. ये यहाँ पर भी अमेरिका में भी मैंने उन कंपनीज में पोजीशन ली है विच आर काइंड ऑफ इम्पैक्टेड बाय आईटी, राइट, और वो इस समय करेक्शन पर है. आप इवन माइक्रोसॉफ्ट देख लीजिए, अभी अपने करीब 4-5 साल की हिस्ट्री में सबसे लोएस्ट पॉइंट पर आ चुका है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी का स्टॉक, बिकॉज पीपल थिंक कि सॉफ्टवेयर पे रेवेन्यू उतने अर्न नहीं हो पाएंगे इस समय पे. मुझे लगता है ये ओवर करेक्शन है. बहुत सारे सेक्शन मार्केट को भी फील होता है कि ओवर करेक्शन है. सेम रेप्लिका मैं इंडिया में अप्लाई कर रहा हूँ. प्रिसाइसली हम मतलब नहीं कह सकते, हम लोग रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी बात है कि फंडामेंटल्स इतने बुरे नहीं होंगे जो मार्केट ने प्राइस इन कर लिए हैं. तो मार्केट हैज ओवर करेक्टेड, विच इज जो जाहिर है होता है. तो इन दैट सेंस आई एम वेरी पॉजिटिव इवन ऑन द यूएस स्टॉक्स जो कि करेक्शन ले चुके हैं आईटी में, और सिमिलरली उसका रेप्लिका इंडियन आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ. लगता है सुनील जी का मन कुछ बदल गया होगा. सुनील जी, कुछ बदला मन की नहीं अनुराग जी को सुनने के बाद? नहीं, मैंने कभी नेगेटिव बताया. मैं आपने पॉजिटिव चुना तो मैंने चुना पॉजिटिव. देखिए, आईटी में प्राइस के कारण बाइंग का टाइम शुरू हो रहा है, बट बिजनेस मॉडल में ऑप्टिमिज्म के कारण नहीं. आप समझ रहे हैं? आपने पूछा कि कौन सा चलेंगे. नहीं, आईटी अभी ग्रोथ सेक्टर नहीं बनने वाला है. क्या वैल्यू में ओवर करेक्ट हुआ तो अभी उसको बाइंग करने से एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिल्ड हुई है, और एक तो वापस जो फंड फ्लो आती है ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन, तो आईटी को भी शेयर मिलेगा. तो और इंडेक्स में तो हिस्सा है. देखिए, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है कि एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हमारा शेयर 20% से अभी 11% के नीचे आ गया. तो नेचुरली आईटी हैज आल्सो सफर्ड दैट पैसिव फ्लो का आउटफ्लो. अब जैसे ही ये सिचुएशन सुधार होती है, हमारी इंडेक्स में भी शेयर बढ़ेगी. जैसे ये हवा जो एआई के ऊपर चल रही है कोरिया और ताइवान का, वो जब थमता है तो वापस मैं देख रहा हूं कि हम 11 से 15% तो जरूर इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में एक साल के अंदर शेयर होगा. तो आईटी को उधर से बाइंग सपोर्ट मिलेगा ऑटोमेटिकली, बिकॉज इंडेक्स में उतना चेंज नहीं हुआ है. आईटी का शेयर शायद 14-15% से मे बी 11% आ चुका होगा. तो मेरा मानना है कि फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव आईटी इज अ गुड बाइंग टाइम. बट वो ऐसा नहीं है कि बिजनेस मॉडल में इंपैक्ट ही नहीं है. बिजनेस मॉडल में अभी चेंज हो गया, कुछ नहीं हुआ है. जैसे चंद्रशेखर जी बता रहे थे, अपना जो टाटा सन्स के चेयरमैन ने किया कि एआई एजेंट्स विल रिप्लेस, ये खबर सभी कंपनी को देनी चाहिए. देखिए, वन ऑफ द बैड थिंग्स दे हैव डन इज दे हैव नॉट डन द पीआर प्रॉपर्ली ऑन द एफआईआई के एनालिस्ट. उनको सही की तरह से बताया नहीं गया कि क्या इंटरनली, आई एम श्योर सब लोग काम कर रहे हैं, आईटी सीईओ सब काम कर रहे हैं, हाउ टू अडेप्ट एआई उनके इंटरनल ऑपरेशन में एंड एज एन एआई कंसल्टिंग इन यूजर कंपनीज में. ये बिल्कुल भयंकर काम चल रहा है, मगर बात कहने में उनको डर आ रही है कि नहीं, इतने ले ऑफ्स होंगे तो लोकल बैकलैश होगा, तो थोड़े सॉफ्ट प्ले डाउन कर रहे हैं. एग्रेसिवली उनको इन्वेस्टर्स, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स फॉरेन से आ रहे हैं, जो उनको एग्रेसिवली उनको बताने की जरूरत है. तो अभी तक सही नहीं हुआ. मे बी टाटा सीईओ के साथ शुरू हो रहा है कि वी आर ऑन द फ्रंट फुट बैटलिंग दिस एआई. यस, एग्जिस्टिंग बिजनेस विल सफर, बट न्यू बिजनेस हम इसे करेंगे. वो पीआर का एक काम मेरे ख्याल में और अच्छा कर सकते हैं, मगर क्या एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल अंडर थ्रेट है? बिल्कुल. See, that is the economic part of it. But स्टॉक मार्केट के यहाँ पर, क्योंकि जैसे अनुराग जी ने कहा, एक ओवर करेक्शन, क्योंकि जो वैल्यूएशन मॉडल होता है ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो का, 5 साल के बाद उनकी बिजनेस बंद हो रही है करके ये वैल्यूएशन मॉडल आज दिखा रही है, which is not the case. There will be a survival ongoing rate of growth which will be there. तो आईटी में मानता हूं कि इसी become a safety sector, value sector compared to being a growth sector in the post COVID world. So वो मन में अगर रख के आप निवेश के लिए आपको
मौका है एज अ वैल्यू बायर। पंकज जैन साहब, ग्रोथ सेक्टर के तौर पे नहीं, सेफ्टी सेक्टर के लिहाज से आप ले सकते हैं आईटी में, आपकी क्या राय है? देखो लक्ष्मण जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट है। देखो अगर हम लॉन्गर टर्म की बात करें, लॉन्गर टर्म का मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बियॉन्ड 2 to 3 years काइंड ऑफ थिंग, देन 3 साल एज अ वैल्यू प्ले आई थिंक आईआईटी मे बी अ डिसेंट प्ले। बट अगर हम बात करें दो कैटेगरी में, अगर हम आज के दिन अपने इन्वेस्टर्स को गाइड करते हैं, वन इज शॉर्ट टर्म एंड वन इज मीडियम टर्म काइंड ऑफ थिंग। तो इन दोनों ही टाइम जोन में आई थिंक आईटी हमारे पॉजिटिव लिस्ट पे नहीं है, और आईटी के साथ एफएमसीजी में हमारे पॉजिटिव लिस्ट पे नहीं है। अगर इसमें देखें, अगर हम एक मीडियम टर्म की बात करें, हमारे को बैंकिंग एंड फार्मास्यूटिकल, आई थिंक ये दो बहुत एक्साइटिंग थीम्स लगते हैं। बैंकिंग में वैल्यूएशन भी काफी अच्छी हो गई है, और जिस तरह से अब गवर्नमेंट का रवैया है, अगर जिस तरह से हम डाटा पॉइंट्स भी देख रहे हैं, और अगर मॉनसून थोड़ी सी भी ठीक आ जाती है, आई थिंक बैंकिंग कुड बी वन सेक्टर विच कुड गुड रिटर्न्स, एक अच्छा अल्फा भी जनरेट कर सकता है और एक सेफ्टी नेट भी है एट करंट वैल्यूएशन। सो आई थिंक बैंकिंग इज वन सेक्टर। उसके अलावा आई थिंक फार्मा में, आई थिंक फार्मा एक मिनट सॉर्ट ऑफ अ स्लीपिंग बैंकिंग में। पंकज जैन साहब, एक सवाल और, हाँ जी लक्ष्मण। बैंकिंग में आप कहां देख रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक या फिर गवर्नमेंट बैंक? चूंकि पिछले कुछ दिनों से जब बैंक निफ्टी चला है तो प्राइवेट सेक्टर बैंक ने अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है, या फिर एनबीएफसी? देखो आई थिंक नहीं, आई थिंक जिस तरह की अगर आज की मार्केट की रैली के कुछ इंडिकेशंस हैं, तो आई थिंक जो अच्छे चुनिंदा एनबीएफसीज हैं, आई थिंक दे हैव डन प्रीटी वेल टुडे। सो मैं नहीं कह रहा, बट एक दिन की मूवमेंट बिकम्स द बेंचमार्क फॉर दैट। हमारा उसमें विदाउट टेकिंग एनी स्पेसिफिक नेम्स, आई थिंक जो बिगर पीएसयू बैंक है, जो 2-3 बिगर पीएसयू बैंक्स होंगे, और जो एंड जो बिगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होंगे, आई थिंक दीज आर 5-6 बैंक्स which could definitely give decently handsome returns in next say 2-3 quarters. So I think जो छोटे PSUs बैंक्स होंगे या छोटे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आई थिंक उन पे हमारी नजर नहीं है। सो आई थिंक दिस वुड बी वन थिंग विच आई कुड शेयर विद यू। उसके अलावा जैसे मैं कह रहा था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, आई थिंक दिस इज वन सेक्टर which is a sleeping giant. I think lot many good things are happening in pharmaceutical sector। और जो हम एक सॉफ्टवेयर कंपनीज को जो है एक इल्जाम लगाते थे कि वहां पर बिल्कुल भी R&D पे खर्चा नहीं है, एंड दे आर जस्ट वो एक वनीला वर्क कर रहे हैं, जिसको बॉडी शॉपिंग बोलते हैं, कि एक्स अमाउंट पे आदमी को खरीदा, उसकी सर्विसेज खरीदी और एक्स प्लस समथिंग पे उसको बेच दिया। आई थिंक फार्मास्यूटिकल में डेफिनेटली जो सबसे ज्यादा इनोवेशन और R&D है यूरोपियन कंट्रीज में है, बट फिर भी जो दूसरे दर्जे की अगर हम देखें, काफी R&D, काफी इनोवेशन, काफी मेहनत, काफी नए प्रोडक्ट जेनरिक में, एंड द काइंड ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, द काइंड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो आई थिंक फार्मास्यूटिकल इज अनदर सेक्टर। आई थिंक अगर मेरे को बिटवीन आईटी एंड फार्मास्यूटिकल चूज करना हो, तो आई मे गो इन फॉर फार्मास्यूटिकल, जहां पर मेरे को रेजिलेंस भी दिखाई देती है और जहां पर अल्फा भी जनरेट हो सकता है। आईटी मेरे को लगता है अभी भी, आई थिंक जो एक ग्रोथ है कि इट इज इन वेरी लो सिंगल डिजिट्स, और हमें ये नहीं भूलना चाहिए शायद जो Q4 या जो Q1 आएगा, वहां पर हो सकता है रिजल्ट बिकॉज ऑफ रूपी डेप्रिसिएशन, बिकॉज ऑफ डॉलर एप्रिसिएशन, हो सकता है रिजल्ट इन एब्सोल्यूट टर्म्स में स्टिल बी नॉट अगली, बट उसके बाद वंस द रूपी डॉलर सिनेरियो स्टेबलाइजेस, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो चैलेंजेस आर देयर, एंड आई एम नॉट रेडी टू जंप इनटू आईटी बैंडवैगन जस्ट बिकॉज की वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। एंड ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस, अच्छा हुआ आपके व्यूज अलग आए तो, आपके व्यूज अलग आए तो अच्छा रहा। दर्शकों को एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू मिल गया है। पैसा उनका होता है, खून पसीने की कमाई है, अपना समझ के लगाएंगे कि कहाँ लगाना। अनुराग जी का व्यू अलग है, सुनील जी के व्यूज अलग हैं, आपके व्यूज अलग हैं, तो इसीलिए हम लोग शो भी करते हैं ताकि अलग अलग पहलू हर चीज़ों के निकल कर सामने आए। एक चीज़ जो मुझे डरा रहा है पिछले कुछ दिनों से, जब से मैं ये सुना कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में इनफ्लो जो है 40% से ज़्यादा कम हो चुका है, और जब से मैं ये सुना कि म्यूचुअल फंड वालों के पास पैसा बहुत हो गया, पहले जितना पैसा होता था उससे ज़्यादा दोगुना पैसा लेकर कैश पे बैठे हुए हैं, किसके इंतजार में बैठे हैं मुझे नहीं पता। इस दोनों को डिकोड करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि ईरान युद्ध खत्म होने के जैसे ही संकेत मिले हैं, बाजार में एक रौनक सी छा गई है। अगर आपके पास पैसा है, शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो अभी कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग सलाह मशविरा कर रहे हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले दो सेक्टर की बात निकल कर सामने है, IT सेक्टर को लेकर और फार्मा सेक्टर को लेकर। फार्मा सेक्टर को लेकर के जैन साहब का कहना था कि IT और फार्मा में चुनना होता है, फार्मा को चुनूंगा, IT को नहीं चुनूंगा। उन्होंने बैंकिंग सेक्टर पर भी काफ़ी पॉजिटिव राय देखी। अनिल राय जी से पूछ लेता। अनिल राय जी, आपके हिसाब से इन तीन सेक्टर को छोड़ दें, IT, फार्मा, बैंकिंग, कुछ नई ताजी चीजें? जी एकदम है। मेरा हमेशा से फेवरेट रहा और जैसी सिनेरियो इंडिया के समय बन रही है और आने वाली भी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एनर्जी में सबसे पहले कहूँगा नंबर 1। मेरे हिसाब से एनर्जी सेक्टर ऐसा है क्योंकि एनर्जी डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है आने वाले समय में, और अगर एल नीनो का थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा तो वो भी होगा। प्लस उसका एक और इम्पैक्ट पड़ेगा कि वहाँ से आप इरिगेशन वाले शहरों पर ध्यान दें। इरिगेशन का सेक्टर या जो पाइप सप्लाई करते हैं सिंचाई विभाग के सिंचाइयों के लिए, वहाँ पर आप ध्यान दें, वहाँ पर आपको बढ़िया मिलेगा। पब्लिक सेक्टर बैंक में पिछले आपके शो में बार बार कह रहा हूं और तब से उन्होंने बहुत बढ़िया मूव भी दिया। आने वाले समय में मुझे पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन वाइज भी कहें, कंफर्ट वाइज भी कहें, इवन मोमेंटम वाइज भी कहूं, तो हर तरीके से सारे पैरामीटर पे ये खरे उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इंडियन डिफेंस कंपनीज पर मेरा अभी भी बुलिश व्यू बरकरार है। देखिए लक्ष्मण जी, कहा जाता है ना कि बाजार में, जो बाजार के ज्ञानी है वो कहते हैं कि जो बाजार में गिरावट के समय भी जो सेक्टर या शेयर अगर अपनी ऊंचाई के पास बने रहें तो जब रिकवरी आती है तो उसमें सबसे तेज जो है बढ़ोतरी आती है। तो ऐसे शेयर या सेक्टर जो है जो मेरी नज़र में आ रहे हैं कि इतनी बड़ी गिरावट या इतनी नेगेटिव माहौल में भी जो सेक्टर अपने हाई के पास टिके हुए हैं वो यही सेक्टर दिख रहे हैं। एनर्जी के सेक्टर हैं, मेटल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कमोडिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और साथ में एनर्जी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। एनर्जी के साथ साथ अगर मैं कहूँ तो जो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली जो कंपनीज है उनमें भी आपको मिलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंशन का भी आपस में बहुत जबरदस्त काम चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आने वाले समय में बहुत बढ़िया सेक्टर के तरीके से उभर करके सामने आएंगी। इसमें मैंने फार्मा का नाम नहीं लिया और IT का नाम नहीं लिया आपके कहने से। करें, लेकिन एक चीज और जो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने कहा भी था कि एमफी का जो डेटा आया था, म्यूचुअल फंड का डेटा जो आया था, वो बहुत सारी चीजें इंडिकेट कर रहा था। तो इसमें सुनील सोनम साहब, उसमें देखा मैंने कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में 40% से ज्यादा का इनफ्लो कम हुआ है। ये क्या इशारा कर रहा है? क्योंकि म्यूचुअल फंड में तो बड़ा दूरदृष्टि पक्का इरादा करके चलते हैं। नहीं, ये आपने खाली एक्टिव म्यूचुअल फंड की बात की है। मैंने हाइब्रिड में भी देखा, उधर भी 40% कम है। और पैसिव फंड्स में, इंडेक्स फंड और ETF में भारी गिरावट है। इनफैक्ट ETF का फ्लो नेगेटिव हो गया, 10,000 करोड़ लास्ट मंथ से नेगेटिव हो गया। तो ओवरऑल इक्विटी रिलेटेड फंड्स देखे, इक्विटी, हाइब्रिड और 53% डाउन हुआ है मंथ ऑन मंथ फ्लोज। और ये मैंने देखा, ये है 10% रिडक्शन की बढ़त और 20% फ्रेश परचेसेस की गिरावट। लास्ट मंथ में 70,000 करोड़ फ्रेश परचेसेस थे, इस महीने में वो 53,000 करोड़ में गिर गए। तो क्या हुआ है कि मेरे ख्याल में कि ये खाली एक रिटेल निवेशक को ब्लेम करने की बात नहीं है, बिकॉज SIP बुक रिलेटिवली फ्लैट था। तो ये क्या हुआ है कि HNI का पैसा और इंस्टीट्यूशन का पैसा जो पैसे में जाता है, उन्होंने म्यूचुअल फंड यानी इन मैनेज्ड फंड से निकालकर इक्विटी मार्केट में डाला है। बिकॉज मैं सरप्राइज हुआ था डेटा देखकर, आप भी देख लीजिए। ये 3 महीने वॉर का इम्पैक्ट की बता रही है। मैं देख रहा था मनी कंट्रोल में 3 महीने में हमारा माइक्रो कैप इंडेक्स 18% अप है। हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप 250 और स्मॉल कैप 100 दोनों 12% अप है। मिड कैप 8% अप है और लार्ज कैप भी आपको नेगेटिव में है 3 महीने में। तो रिटेल बाइंग, डायरेक्ट इक्विटीज में इंडिविजुअल बाइंग, मैं रिटेल बात शब्द नहीं यूज करूंगा, नॉन इंस्टीट्यूशनल बाइंग, HNI हो या PMS हो, वो जम के खरीदारी डायरेक्टली खरीद रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जहां पे उनको करेक्शन ज्यादा हो गया है। तो म्यूचुअल फंड जैसे मैनेज अकाउंट से इस महीने उन्होंने थोड़ा पैसा निकाला है और शायद वो डायरेक्ट में जा रहा है, बिकॉज मार्केट में देख रहे हैं तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी देख रहे हैं। रोज हर 2000 स्टॉक ऊपर चल रही थी जब मार्केट चलता है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक मोर ऑफ अ टैक्टिकल ये मंथ का मैटर है। नेक्स्ट मंथ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और रेगुलर फ्लोज के लिए। और रिटेल कोई डरा हुआ नहीं है। 30,900 करोड़ SIP बुक है, लास्ट मंथ में 31,100 था, तो करीबन फ्लैट समझिए। तो रिटेल का कॉन्फिडेंस अभी भी जारी है, बट ये थोड़ा डायरेक्ट स्टॉक्स में आकर खरीदना, इनका इम्पैक्ट देखा ना। माइक्रो कैप इंडेक्स 18% अप 3 महीने में, रिडिकुलस। अब वॉर की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, अब तक की बात करें कि वॉर का इम्पैक्ट है, कहां पे है वॉर का इम्पैक्ट? अगर 18% रिटर्न आपको स्मॉलेस्ट ऑफ द स्टॉक्स में मिला है तो बात बिल्कुल अलग है ना। अनुराग जी, देखा मैंने उसको डेटा।
पंकज जी कहना चाह रहे हैं एक मिनट, पंकज जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं। अनुराग जी, आप आता हूं आपके पास। पंकज जैन साहब कुछ बोलना चाहते हैं। नहीं, देखो जो अभी सर बोल रहे थे उसमें दो तीन चीजें ऐड करना चाहूंगा। एक तो जो आउट परफॉर्मेंस हमारे को माइक्रो कैप या स्मॉल कैप या एग्रेसिव मिड कैप में देखने को मिलती है, वो एक चीज और दर्शाता है कि इन सेक्टर्स में या इन स्टॉक्स में जो एफआई पार्टिसिपेशन है या एफआई ओनरशिप है काफी कम है। सो टू मूव अबाउट दीज काइंड ऑफ शेयर्स जहां पर ग्रोथ भी हैगी, आई थिंक इज रिलेटिवली इजियर फॉर अ म्यूचुअल फंड और फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर फॉर एचएनआई। और उसी वजह से क्योंकि एफआईज हैव बीन एग्रेसिवली सेलिंग, और वो जो लार्जर सेक्टर वाले स्टॉक्स हैं जैसे बैंकिंग और टेक्नोलॉजी और एफएमसीजी, जहां पर उनके पास हेवी ओनरशिप है और जहां से लिक्विडिटी क्रिएट कर पाते हैं, वहां पर ये एक डिफरेंशियल नहीं देखने को मिल रहा। उसके अलावा अगर हम देखें जिस तरह से हम रोज लोगों से, ट्रेडर से, इन्वेस्टर से, रिटेलर से डील करते हैं, डेफिनेटली एक फटीग क्रीप इन हो रही है। और 2026 में जिस तरह का भी डाटा आया मई का, आई थिंक कोई बहुत चौंकाने वाला डाटा नहीं था। फटीग क्रीप इन हो रही थी। रिटेलर जैसे कि अब धीरे धीरे जैसे होता है कि लूजिंग द पेशेंस है। और अगर हम एसआईपीज भी देखें 2026 में, आई वाज रीडिंग कि जो नंबर ऑफ एसआईपीज बंद हुई हैं विज़ जो नंबर ऑफ एसआईपी चालू हुई हैं, तो बंद होने वाली एसआईपी ज्यादा है। सो आई थिंक इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इट इज अ मैटर ऑफ कॉशन। और आने वाले वक्त में देखते हैं कि वेदर दिस टाइड मूव्स लाइक दिस, या बाजार में एक मोमेंटम आ जाता है, ट्रंप जी डील साइन कर लेते हैं, वी आर बैक इनटू दैट मोमेंटम फेज, और एक ये वन ऑफ इवेंट हो जाता है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर दिस इज वन ऑफ इवेंट। आई थिंक फैटिग सेट इन हम रिटेल निवेशक में देख रहे थे, दिस इज अ फिनोमिना, एंड वो फिनोमिना कहीं ना कहीं ये डाटा भी दर्शा रहा है। पंकज जैन साहब, सॉरी अनुराग जी। लक्ष्मण जी, एक थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूं। ट्विटर पे, एक्स पे मैं एक बिल्कुल सीरीज करिए, पूरा करिए आप। 6 पार्ट सीरीज है, उसका पार्ट 1 पोस्ट किया है। एसआईपी इंडिया में मिसडायरेक्टेड हो रहे हैं। उनकी एसआईपी एज अ स्ट्रैटेजी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, लेकिन द वे इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, वो मिसडायरेक्टेड हैं, और डायरेक्शन उनका एक स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं कुछ मार्केट में, उनको बचाना है। तो वो मैं उस पर एक 6 पार्ट सीरीज पोस्ट कर रहा हूँ। पार्ट 1 पोस्टेड है, हर हफ्ते पार्ट 6 तक सॉल्यूशन भी बताऊंगा उसका। लेकिन मोटा मोटा नजरिया ये है कि ये टोटली मोमेंटम ड्रिवन एसआईपीज हैं। दिस इज नॉट हाउ एसआईपी इन्वेस्टिंग शुड बी डन। और ये इन्वेस्टर्स वही पिछले रिटर्न देखकर मार्केट में कूद रहे हैं और फिर फंड्स को भी जगल कर रहे हैं बेस्ड ऑन पुराने रिटर्न्स कैसे हैं। ये एसआईपी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो आई थिंक इसमें वही होगा जो होता है कि जहां पर रिटर्न्स डाउन जाएंगे तो इन्वेस्टर्स भी घबरा के पैसे निकालेंगे, क्योंकि वो गलत फंड्स में टू स्टार्ट विद, ऐसे ही वो गलत फंड्स में लगे हुए हैं, राइट। तो आई थिंक इस पे चर्चा देखिए, बहुत 1 घंटे की चर्चा भी हो सकती है, कभी बाद में करेंगे। लेकिन आई फुली स्टैंड, एसआईपीज इन इंडिया आर वेरी मिसडायरेक्टेड and ill-advised and strategically moving in the wrong direction. This cannot end well. ये पैसा नहीं बनेगा ऐसे, मैं जाहिर तौर पे कह सकता हूँ। बाकी ट्विटर पे खुलासा करूंगा उनका सीरीज बाय सीरीज, प्लीज डू वॉच ऑन दैट। अच्छा, मतलब सीएनबीसी आवाज पे खुलासा नहीं करेंगे, ट्विटर पे करेंगे? नहीं, यहाँ भी करेंगे, फॉलो करेंगे। और जब आप एक्स पे खुलासा करेंगे तो फिर मैं कहूंगा हमारे चैनल पर आइए, वहां भी खुलासा करिए। अच्छा, एक बात बता दें, उसमें एक मोटा एक बात बता दूं। इंडियन मार्केट 50% प्रमोटर हेल्ड है, और 22 टू बिगिन विद 22% एफआईआई हेल्ड था। ऐसे मार्केट में एसआईपीज नहीं काम करते हैं। दिस इज नॉट हाउ यू स्टार्ट अ एसआईपी एंड देन फ्लड द मार्केट विद डिल्यूज ऑफ मनी। दिस कैनॉट वर्क। ये दुनिया में कहीं भी काम नहीं किया है। इट इज अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ। वी हैव टू करेक्ट इट बिफोर वी स्टार्ट एसआईपीज इन अ बिग वे। बट ये बहरहाल एक छोटा पॉइंट है, इसको देखेंगे लक्ष्मण जी। हम लोग इतिहास को साथ ही में कवर नहीं, इस पर हम लोग अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट आपने कहा है। इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे आगे चल करके। अनिल जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? जी लक्ष्मण जी, मैं आपको एकदम ग्रास रूट रियलिटी बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूं, तो मेरे पास डायरेक्टली एचएनआईज और जो रिटेल क्लाइंट है वो भी जुड़े रहते हैं, तो मुझे साइकोलॉजी जो है उनकी सीधे सीधे मेरे पास आती है। अभी हो क्या रहा है, मेरे जितने भी लोग हैं वो उनका एक जनरल कंसर्न बता रहा हूं मैं, कि जनरल कंसर्न यह है कि जब वो देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों से जो हमारे बड़े स्टैलवर्ड शेयर हैं, कि कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 4 साल से जीरो रिटर्न दे रहा है, जो निफ्टी के बड़े बड़े जो जायंट्स से आपने देखा ही है,
तो उससे उनका क्या हो रहा है ना कहीं मोह भंग हो रहा है, और जो वो ट्रेडिशनल जो एसआईपी करते थे कि हम निफ्टी 50 में एसआईपी कर लें या फिर हम एक स्टैंडर्ड फंड में टॉप 200 में एसआईपी कर लें, वहां से ध्यान हट करके और अब जा रहा है कि भाई जहां पर पैसा बन रहा है सर वहां पैसा लगाओ। अब एक रिसर्च एनालिस्ट होने के नाते मेरे पास लोग आते हैं कि सर आप हमें मोमेंटम वाले जो आपका बास्केट है उसके हमें वो करिए। और देखिए मैं इसको गलत नहीं मानता, स्टॉक मार्केट में एक रिटेलर आता है इसलिए नहीं कि वो एसआईपी करके सपोर्ट दे बाजार को, वो आता है पैसा बनाने, सीधी सी बात है। मैं आम जनता की भले की बात करूंगा यहाँ पे कि जो भी निवेशक आता है उसको पैसा बनना चाहिए, चाहे वो सोने में बने, चाहे वो चांदी से बने, चाहे वो शेयर से बने, चाहे वो कहीं और से बने। तो अगर वो देख रहा है कि सर मैंने खरीद रखा है इस सेक्टर में और यहाँ पे मेरा पैसा सर 4 साल से एकदम कहीं कुछ नहीं बढ़ा, तो सर आप मेरे को बताओ और वो तरीका बताओ जिससे बढ़े, तो हम मजबूर हो जाते हैं उसको मोमेंटम एडवाइजरी देने के लिए। और वहां पे उसका पैसा जब बनता है तो उसको खुशी होती है और वो काफी बढ़िया रिएक्ट करता है। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्विटर पे हर कोई अवेलेबल है, जैसे अब अभी अनुराग जी भी ट्विटर पे ही काफी कुछ शेयर करते हैं, हम लोग देखते रहते हैं इनको। अब इंफॉर्मेशन इतनी इजीली अवेलेबल है कि जो रिटेलर है, जो नॉर्मल इन्वेस्टर है, उसको पता है कि भाई फंड्स परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, इतने सालों से पैसा नहीं उनका ग्रो कर रहा है, तो दूसरा क्या तरीका है, तो वो खुद ही आधे रिसर्च करके उनको पता चल जा रहा है। और अब तो एआई ने काफी काम आसान भी कर दिया है, वो जब आते हैं तो वेल इन्फॉर्म्ड होके आते हैं, तो वो सारी चीजें जो है इसमें प्ले कर रही हैं। और वहां से जो आप बात कर रहे हैं कि जो सुनील जी ने कहा कि माइक्रो कैप में आप देखिए कितना बढ़िया बना, क्योंकि मोमेंटम वहां उन्होंने चेज किया और मोमेंटम में पैसा बना है। रियलिटी है कि उनका पैसा बना है और वो दे आर वेरी हैप्पी विद दैट। और इसीलिए आप देखें कुछ सेक्टर्स अब इस गिरावट में भी भागे जा रहे हैं और कुछ सेक्टर्स जो है स्पेशली लार्ज कैप जो है वो आप देखें वो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट, एक समय में हमें याद है आवाज अड्डा में आपने सजेस्ट किया था मेटल सेक्टर को लेकर के। मेटल सेक्टर, बहुत सारे सेक्टर तो गिरे धड़ाम हो गए, लेकिन मेटल सेक्टर रहा बहुत ज्यादा, उसमें निराशा कहीं दिखाई नहीं। लेकिन बड़ी दिलचस्प चर्चा हो रही थी, लेकिन समय चूंकि बिल्कुल खत्म हो चुका है तो हम इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, यही खत्म करते हैं और अगले एपिसोड में मिलेंगे फिर से इसी चर्चा को और दिलचस्प बनाने की। तब तक उम्मीद करते हैं कि शायद ईरान युद्ध खत्म भी हो जाए। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।